ने का फैसला वापस ले लिया है। वफाकी काबीना ने 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में इजाफा वापस लेने की मंजूरी दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हंगामी बुनियादों पर सर्कुलेशन समरी की वफाकी काबीना से मंजूरी ली। जुलाई 10 सितंबर 2024 के लिए माहाना 200 यूनिट तक वाले सार्फिन को रिलीफ दिया जाएगा। जराये के मुताबिक वफाकी हुकूमत टैरिफ पर रिलीफ देने के लिए तकरीबन 50 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। वफाकी काबीना ने बिजली के फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में ₹7.12 तक इजाफा मंजूर किया था। इससे कबल काबीना ने 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए इजाफा मंजूर किया था। 1 से 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन के टैरिफ में ₹3.95 इजाफा मंजूर किया गया था। जराये का कहना है कि माहाना 101 से 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ ₹4.10 बढ़ाने की मंजूरी दी गई थी। माहाना 1 से 100 यूनिट नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के टैरिफ में ₹7.11 इजाफा मंजूर किया गया था। माहाना 101 से 200 यूनिट नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के टैरिफ में ₹7.12 इजाफा मंजूर किया गया था। जराये का बताना है कि बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2024 से करने की तजवीज़ है। माहाना 50 यूनिट तक लाइफ लाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट टैरिफ ₹3.95 बरकरार रहेगा। माहाना 51 से 100 यूनिट तक लाइफ लाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट टैरिफ ₹7.74 बरकरार रहेगा। और नाज़रीन, ओवर बिलिंग के मामले पर हुकूमत ने प्रो रेटा सिस्टम खत्म करने की तैयारी करते हुए बिजली सार्फिन की बिलिंग पुराने तरीकाकार से करने का फैसला कर लिया है। जराये के मुताबिक बिजली की तकसीम कर कंपनियों ने प्रो रेटा सिस्टम खुफिया तौर पर मार्च से नाफिज कर रखा था। तहकीकात से मालूम हुआ है कि बिजली के प्रोटेक्टेड सार्फिन से ओवर बिलिंग की गई, जिसमें बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनियां ओवर बिलिंग में मुलविस निकली। वजीर आजम और वजीर दाखिला ने ओवर बिलिंग का नोटिस लिया था। IMF के साथ $6.5 अरब का कर्ज मुआहिदा आइंदा 2 हफ्तों में तय पाने का इम्कान है। जराये के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से IMF हुकाम से रब्ता किया जाएगा। पाकिस्तान और IMF की $8 अरब की बजाय $6.5 अरब पर बात फाइनल हो रही है। IMF मिशन के साथ मुआशी टीम गुज़श्ता 3 दिनों से वर्चुअली बातचीत कर रही है। जराये का कहना है कि पाकिस्तान IMF शर्त पर तमाम पेशगी इकदाम पर अमल दरामद कर चुका है, इसलिए मिशन की आमद मुतवक्किल नहीं है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी है। इलेक्शन तरमीमी बिल के जरिए इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 140 में तरामीम की गई हैं। सदर ममलिकत ने बिल की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी। ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जज तैनात हो सकेगा। तरमीम के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हाजिर सर्विस जज की तैनाती की सूरत में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत होगी। सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद इलेक्शन तरमीमी बिल एक्ट की सूरत इख्तियार कर गया है। इलेक्शन तरमीमी बिल कौमी असम्बली से 28 जून और सेनेट से 8 जुलाई को मंजूर हुआ था। और अब आपको बताएं कि वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने ईरान के नौमंतखब सदर को टेलीफोन करके सदारती इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्लामी जमहूरिया ईरान के नौमंतखब सदर डॉक्टर मसूद पशकियान से टेलीफोन पर बातचीत की और सदारती इंतखाबात में कामयाबी पर उन्हें दिली मुबारकबाद दी। टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान वजीर आजम ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और जमहूरी अमल के जरिए नए सदर के इंतखाब पर उन्हें और अवाम को मुबारकबाद दी। वजीर अजम शहबाज शरीफ ने टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान कहा कि बरादर हमसाया ममालिक की हैसियत से पाकिस्तान और ईरान मुश्तरका तारीख, मजहब, सकाफत और रिवायात के बंधन में बंधे हुए हैं। पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने और तिजारत, तवानाई और इलाकाई सलामती समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को बढ़ाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि अप्रैल 2024 में मरहूम सदर इब्राहिम रईसी के तारीखी दौरे के दौरान दोनों ममालिक की जानिब से मुश्तरका तौर पर लिए गए फैसलों ने दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी फ़ायदेमंद ताउन पर मबनी शराकतदारी की एक बेहतरीन बुनियाद रखी थी। नौमुंतखब ईरानी सदर पशकियान ने दोनों बरादर ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा, वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि आलमी बरादरी अफगान महाजरीन की वतन वापसी के मसले पर मदद करे। वज़ीर आज़म से अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए महाजरीन हाई कमिश्नर फिलिप ग्रैंडी ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने 4 दहाइयों से अफगान महाजरीन की मेज़बानी में अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत को सराहते हुए कहा कि मुतादिद चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा अफगान महाजरीन की इंतहाई इज़्ज़त और वक़ार के साथ मेज़बानी की। यूएनएचसीआर अफगान महाजरीन के लिए एक पायदार हल को फ़रोग देने में अपना किरदार अदा करे। अफगान महाजरीन की महफूज और बावकार वतन वापसी हुकूमत पाकिस्तान की अवलीन तरजीहात में शामिल है। कहा, अफगान महाजरीन की वापसी में पाकिस्तान को दरपेश समाजी और इक़्तिसादी चैलेंजों और सलामती के खतरात को मद्देनज़र रखा जाए। आलमी बरादरी अफगान महाजरीन की वजह से पड़ने वाले बोझ को कम करने में किरदार अदा करे। इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर ने कई दहाइयों से लाखों अफगान महाजरीन की मेज़बानी पर हुकूमत पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। हाई कमिश्नर फिलिप ग्रैंडी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि कमीशन अफगान महाजरीन की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करता रहेगा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वफाकी काबीना ने हसास इदारे के नामजद अफसर को कॉल ट्रेस करने का इख्तियार देने की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दी। समरी की मंजूरी कौमी सलामती के मफाद में किसी जुर्म के खदशे के पेश नज़र दी गई है। काबीना ने यह इख्तियार पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 54 के तहत दिया है। एजेंसी जिस अफसर को नामजद करेगी वो ग्रेड 18 से कम दर्जे का नहीं होगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उमर अयूब ने कहा है कि बजट पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ मुआशी दहशत गर्दी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद कहा बजट IMF ने बनाया है। बिजली का यूनिट आइंदा कुछ दिनों में 100 रुपए से ऊपर जाएगा। डॉलर मसनूई कीमत 275 रुपए है, आइंदा दिनों में 300 से ऊपर जाएगा। उन्होंने कहा कि बेबुनियाद सियासी और झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। ये सब कुछ इमरान खान, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी और दीगर को जेल के अंदर रखने के लिए किया जा रहा है। ये तमाम केस खत्म होने वाले हैं, उनके पास सिर्फ इद्दत केस का बहाना रह गया है। ये सारे लोग फिर इन्हीं अदालतों में घूमते फिरते नजर आएंगे। रहनुमा PTI का कहना था कि फॉर्म 47 के PM और नादान हुकूमत ने खुद अपने ब्लेड से शाहरग काटी है। उन्होंने खुद फंदा गले में डाला है। 1984 में एक किताब एनिमल फॉर्म लिखी गई थी, वही चीजें अब हो रही हैं। उमर अयूब ने कहा कि मैंने दुनिया में बहुत से नादान लोग देखे हैं, मौजूदा हुकूमत जैसी नादान हुकूमत कभी नहीं देखी। अमेरिका की जानिब से भी 9 मई को जलाओ घेराव और लूटमार के वाकयात की मजम्मत कर दी गई है। हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने 9 मई को मुजाहिरीन की जानिब से फौजी तनसीबात पर हमलों के हवाले से सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने कहा लूटमार और जलाओ घेराव पुरअमन एहतजाज के जुमरे में नहीं आता, पुरतशद्दुद वाकयात की मुखालिफत करते हैं। मैथ्यू मिलर ने मजीद कहा कि हम आज़ादी, इजहार राय और पुरअमन एहतजाज के हक की हिमायत करते हैं, लेकिन पुरतशद्दुद मुजाहिरों की मुखालिफत करते हैं। एहतजाज पुरअमन तरीके से होने चाहिए, कानून की सख्ती से अमल दरामद होनी चाहिए। हुकूमतों को पुरतशद्दुद वाकयात से रूल ऑफ लॉ के मुताबिक निमटना चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि पाकिस्तानी अवाम ने दहशत गर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया है। खित्ते की सिक्योरिटी को दरपेश खतरात से निमटना मुश्तरका मफाद है। मुतादिद पाकिस्तानी सिविलियन इदारों के साथ शराकत दारी है। हुकूमत पाकिस्तान के साथ बाकायदगी से अपनी इस्तेदाद बढ़ाने, इलाकाई सलामती मुस्तहकम करने के मौके की निशानदही करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबाई काबीना का 11वां इजलास तलब कर लिया है। इजलास का 37 नकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में स्टेटस ऑफ वुमेन 2022-23 की सालाना पंजाब कमीशन की रिपोर्ट पेश की जाएगी। पंजाब हुकूमत और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के माबैन MOU भी साइन किया जाएगा। सूबाई काबीना के इजलास में पंजाब एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1965 और पंजाब हेरिटेज फाउंडेशन एक्ट 2005 में तरामीम की तजवीज़ पेश की जाएंगी।
15 मिलियन यूरो की मालियत के ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट जो कि एमडब्ल्यू बैंक जर्मनी फंड करेगा की मंजूरी भी दी जाएगी। काबीना इजलास में पीपीडीसीएल के सीईओ की दोबारा तैनाती पंजाब फाइनेंस एक्ट 1977 में तरामीम एजेंडे में शामिल हैं। पंजाब पुलिस के मुख्तलिफ सर्विसेज रूल्स में तरामीम की जाएंगी। वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी को पंजाब सतह पर फैलाने की मंजूरी भी दी जाएगी। पंजाब काबीना लॉ एंड ऑर्डर पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट में मॉनिटरिंग सेल तामीर करने की इजाजत देगी। पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के सदर की तैनाती की मंजूरी भी दी जाएगी। चेयरमैन ड्रग कंट्रोल रावलपिंडी और गुजरांवाला के लिए नामों की तजावीज भी पेश की जाएंगी। वेलकम बैक नाजरीन। महंगाई के वार जारी हैं। दालों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। दाल चना की कीमत में 1800 रुपए तक इजाफा हो गया। ताजरों का कहना है कि हुकूमत दूसरे ममालिक को दालें एक्सपोर्ट करवा रही है, जिसकी वजह से हमारी कीमतें ऊपर जा रही हैं। हुकूमत को इस बारे में बेहतर पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने रिपोर्टर अब्दुल मुकद्दिम से, जो शहरी के साथ मौजूद हैं। जी मुकद्दिम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम अकबरी मंडी में मौजूद हैं। हमारे साथ दुकानदार एक मौजूद हैं और हम इनसे जानते हैं कि जो दालों के रेट्स के अंदर तेज़ी आई है वो कितनी तेज़ी आई है और किन किन दालों के ऊपर तेज़ी आई है। नुमाया दालें, चने की दाल, काले चने, सफ़ेद चने और माश की दाल धुली हुई है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। अब हम इनसे जानते हैं कितना फ़र्क पड़ा है पहले रेट के ऊपर और आपके रेट के ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी हमें ज़रा बताइएगा कि क्या रेट थे पहले और अब क्या तेज़ी आई है। पहले दाल का रेट था 9,600 रुपये मन। अब दाल चने का मूल्य 11,600 मन। ये कितना बढ़ गया? 3,000 मन थोक के रेट बन गया। ये 3,000 की तेज़ी आई है, ये तकरीबन 2 माह में। ठीक है। और जो काला चना था ना, उसका रेट था 200 रुपये किलो थोक पे। अब उसका रेट है 300 रुपये किलो, 100 रुपये उसका बढ़ गया। ठीक है। इसी तरह बलाई चना था, वाइट चना जो कहते हैं जी, उसका रेट था तकरीबन कम से कम 250, वो 300 के लगभग। उसमें भी इतनी तेज़ी नहीं आई, 50 की तेज़ी उसमें। ठीक है जी। दाल माश की ऑलरेडी काफ़ी सालों से तेज़ी है, क्योंकि वो बाहर से माल आता है, उसकी वजह तेज़ी आ रही है माश की दाल में। बाकी भाईजान आपकी मेहरबानी है। ये वजूहात क्या बनी है कि इन दालों के अंदर इतने रेट बढ़ गए हैं, वो भी 2 माह के अंदर अंदर ही, कोई इतने लंबे अरसे में भी नहीं बढ़े इतनी जल्दी? क्या वजूहात क्या है इस चीज़? वजह यह भाईजान, जो हमारा हमसाया मुल्क है ना, उसकी फसल नहीं हुई है साल ना। उसने बाहर से माल पोर्ट किया और बगैर डिप्टी के पोर्ट किया, और जितना माल सारा उसने उठा लिया। ये हमारा जो रेट है ना, ये हमारा काले चने का, दाल चने का, ये बाहर से कंप्रोमाइज़ होता है। उधर का रेट आना, फिर हमने उस हिसाब से ये इधर रेट रखना होता है। ठीक है ना। इस वजह से इंडिया की आज फसल नहीं हुई, उसने सारा माल बाहर से ख़रीदा, इसी वजह ये तेज़ी आई है दाल में। और फिर जो कस्टमर हैं वो भी आगे से महंगे दामों ले रहे हैं, आप मंडी वाले महंगे दामों ले रहे हैं और कस्टमर ही महंगे दामों ले रहे हैं। गरीब बंदा क्या करेगा? जो दाल थी 60 रुपये पहिया, वो 100 रुपये पहिया ले रहा है। वो दाल से भी गया। अब तो बेचारा गरीब ना, जो दाल लेता था ना पहिया दाल, वो दाल से भी गया है। वो पता नहीं अब क्या खाएगा बेचारा, यहाँ पाके मरेगा। जो भाई जो एसी में बैठ के ये हम काम कर रहे हो, आपके बाहर आके देखें गरीब वहाँ क्या हाल हो, मर रही है बेचारी। ताड़ी मेहरबानी, खदारा वहाँ पे तरस खाओ थोड़ा सा, ताड़ी मेहरबानी। अल्लाह ऊपर बैठा, ताड़ी मेरे ख्याल करें थोड़ा सा गरीब हम का। एसी में आके ये फैसले ना करें, बाहर आके फैसले करें, तुम में पता लगे आपको गरीब का क्या हाल हो रहा है। गरीब आम का सोचें, अल्लाह खदारा गरीब आम का सोचें, वरना पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह का अज़ाब बड़ा सीधा। वो आपको एसी में बैठो, जिधर मर्जी बैठो, वो आपको छोड़ेगा नहीं। खदारा सोचें। सैलाब के पेश नज़र हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए डायरेक्टोरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब लाहौर में टेक्निकल वर्किंग ग्रुप का इजलास हुआ। अफसरान ने सर जोड़ लिए। इजलास की सदारत डीजी हेल्थ सर्विसेज पंजाब डॉक्टर मोहम्मद इलियास गोंदल ने की। इस मौके पर एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, डायरेक्टर सीडीसी डॉक्टर यदुल्ला, डॉक्टर ईपीआई पंजाब डॉक्टर मुख्तार अहमद, डायरेक्टर एमआईएस डॉक्टर खालिद, डॉक्टर शाबान, डॉक्टर सईद अख्तर और दीगर अफसरान, सीईओ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डीजी खान और राजनपुर समेत पीडीएम में आलमी इदारा सेहत, यूनिसेफ और दीगर शरीक हुए। शुरका का कहना था कि सैलाब से निपटने के लिए महकमा सेहत पंजाब की तैयारियां मुकम्मल हैं। हर जिला में हेल्थ कैंप्स की तादाद, अमले और दवाइयों की तादाद का तयन कर लिया गया है। हर जिला में और वैक्सीनेशन वाफिर मिकदार में मौजूद है। इजलास में पीडीएमए के नुमाइंदे ने सैलाब के हवाले से अपने महकमे की तैयारियों पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि तमाम अजला सैलाब के हवाले से अपनी सरगर्मियाँ सीडीसी प्रोग्राम डायरेक्टोरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब के साथ मिलकर करेंगे।
पंजाब असम्बली में पार्लियामेंट्री डेवलपमेंट यूनिट के ज़ेर एहतमाम इंटर्नशिप प्रोग्राम का इफ्तिताही सेशन मुनाकिद हुआ। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने इंटर्नीज से खिताब करते हुए कहा कि PDU के इस प्रोग्राम से नौजवानों को पार्लिमानी निज़ाम देखने और सीखने का मौका मिलेगा। दुनिया भर की तरह पंजाब के तलबा भी कानून साज असम्बली में इंटर्नशिप कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम नौजवान नस्ल को कानून साजी के अमल के करीब लाने में मददगार साबित होगा और तलबा को अमली तजुर्बा फराहम करेगा। इंटर्नशिप प्रोग्राम के पहले सेशन में 6 यूनिवर्सिटियों से तलबा शामिल हैं। 8 हफ्ते की इंटर्नशिप के दौरान तलबा रिसर्च सेंटर समेत दीगर शोबों के साथ मिलकर काम करेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि DG लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ताहिर फारूक की हिदायत पर LDA टीमों का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। टीमों ने LDA एवेन्यू 1 और जुबली टाउन में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की और गैर कानूनी तामीरात पर 5 अमला को सील और 3 को मुस्मार कर दिया। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली की निगरानी में किया गया। ऑपरेशन से पहले इन अमला को मुतादिद नोटिस दिए गए थे। ऑपरेशन में इन्फोर्समेंट विंग और पुलिस की भारी नफरी ने भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान रेलवे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 22 ट्रेनों की निजकारी की जा रही है। इसमें वो ट्रेनें भी शामिल हैं जो मुनाफा में जा रही हैं। जिन ट्रेनों की निजकारी की जा रही है उनमें कुराक्रम एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन एक्सप्रेस, हजारा एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस, शालीमार एक्सप्रेस, बुलान मेल भी शामिल हैं। प्रेम यूनियन पाकिस्तान ने रेलवे के इस फैसले को मुस्तरद करते हुए यौम आशूरा के बाद एहतजाजी तहरीक का फैसला किया है। आउटसोर्सिंग के लिए रेलवे की तरफ से मुख्तलिफ अखबारात में इश्तेहार भी दे दिए गए हैं। हमारे सीनियर रिपोर्टर अली फारूक रेलवे हेडक्वार्टर में प्रेम यूनियन के मरकजी सदर शेख मोहम्मद अनवर के हमराह मौजूद हैं। उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी अली फारूक, आगाह कीजिएगा। रेलवे हेडक्वार्टर में जहां पर पता लगा है कि जी 22 ट्रेनें रेलवे आउटसोर्स करने जा रही है, जिसमें इन ट्रेनों में कराकोरम एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन एक्सप्रेस, हज़ारा एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस, शालीमार एक्सप्रेस वगैरह शामिल हैं, बुलान एक्सप्रेस भी शामिल हैं। बाकी इसके अलावा बाकी ट्रेनें भी इसमें शामिल हैं। आउटसोर्स करने जा रहे हैं। ये फैसला कैसा है और इससे क्या रेलवे का सफ़र मज़ीद महंगा होगा? हमारे साथ प्रेम यूनियन के मरकज़ी सदर शेख मोहम्मद अनवर मौजूद हैं और वो मुहर्रम के बाद इसके कौन सी एहतजाजी तारीख शुरू करने लगे हैं, इस वाले से बात है। जी शुक्रिया जी। ऐसा है जी कि ख़बर अखबार में पड़ी है, इंतहाई दुख वाली ख़बर है कि वो रेलवे जो कि डीरेल हो चुकी थी और रेलवे के मज़दूरों ने मेहनत करके शब रोज़, और रेलवे की आमदन जो कभी भी 54 अरब से ज़्यादा नहीं थी, हिस्ट्री में पहली दफ़ा 87-88 अरब तक पहुंची है। तो उसके नतीजे में ये कह दिया गया कि जनाब अब ट्रेनें हम प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं। अगर ट्रेनें प्राइवेट सेक्टर में देना है तो फिर आपने क्या करना है रेलवे ने, फिर आपकी क्या जस्टिफिकेशन है? हम इस फैसले की भरपूर मजम्मत करते हैं और अब ज़ाहिर है शूरा है कि दिन है, मुहर्रम उल हराम का दिन महीना है, तो उसके शूरा के फ़ौरन बाद अपनी मरकज़ी आमला का इजलास लाहौर में बुलाया है। उसके अंदर फिर जो फैसला हो गया तो इंशाल्लाह बकाया हम उसके ऊपर खड़े हो जाएंगे मैदान में। ये मुनासिब नहीं है। आउटसोर्स उसकी की जाती है कि जो ना चलने वाली ट्रेन हो, जो ना इनसे चल रही हो। मतलब ये खुद इन्होंने जाहिर कर दिया कि जनाब हम ट्रेनें नहीं चला सकते, एक ठेकेदार ट्रेन चला सकता है और यहाँ इतने तो बड़े अफसर हैं, इनसे ट्रेनें नहीं चल रही। तो इस फैसले की हम मजम्मत करते हैं। इससे शेख साहब रेलवे का सफ़र भी महंगा होगा और ये कैसी नाअहली है कि जी सारी ट्रेनें आउटसोर्स कर रहे हैं, खुद ये एसीओं के कमरों में बैठे हैं ऑफिसर्स हैं और ये ट्रेनें चला नहीं पा रहे, और लाएमल में क्या एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी? देखिए जी, ये सारी चीज़ों का अख्तियार आमला के पास है। मैं मरकज़ी सदर ज़रूर हूँ, लेकिन हमारी आमला और जनरल कौंसल बाख्तियार होती है। और यही खूबसूरती है हमारी कि हमारे अंदर जो है एक जमहूरियत है, वन मैन शो नहीं है। इंशाल्लाह जो भी फैसला हुआ हम पूरी मजम्मत करेंगे और मैदान में खड़े होंगे, डट के खड़े होंगे इस फैसले के खिलाफ। जी बहुत शुक्रिया। शेख मोहम्मद अनवर ने वाज़ेह किया जी हम इस फैसले के खिलाफ। लाहौर के मुकामी हॉल में समर स्प्लैश फेस्टिवल का इनकाद किया गया। नुमाइश में 30 से ज़ायद मुख्तलिफ ब्रांड्स के स्टॉल्स सजाए गए। फेस्टिवल में ख़ातीन और फैमिलीज़ ने कसीर तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जुनैद अशरफ की इस रिपोर्ट में।
लाहौर के मुकामी हाल में समर स्प्लैश फेस्टिवल का इनकाद किया गया। नुमाइश में 30 से ज्यादा मुख्तलिफ ब्रांड्स के स्टॉल सजाए गए। फेस्टिवल में कपड़े, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स, लेडीज हैंड बैग्स, हाथ से बनी हुई चादरें, शॉल्स और बच्चों की तफरीह के लिए जंपिंग कैसल, पेंटिंग्स और फूड स्टॉल्स तवज्जो का मरकज रहे। फेस्टिवल की ऑर्गेनाइजर मिस मुआज ने इजहार ख्याल किया कि इस तरह के इवेंट्स नए ब्रांड्स को बूस्ट और ग्रोथ करने में अहम किरदार अदा करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं इधर समर स्प्लैश फेस्टिवल पे आई हुई हूँ और बड़ी खूबसूरत सब चीज़ें हैं। और ये अंडर वन रूफ ये देखें, यहाँ पे हमारे बड़े खूबसूरत से ये सिंधी कढ़ाई वाले कपड़े हैं, ब्लॉक प्रिंट्स हैं। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे हमारे रेजन्स की चीज़ें बनी हुई हैं, बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा हैंडी क्राफ्ट्स है जो हमारे पाकिस्तानी जो कल्चर है उसको शो कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। मेरे ख्याल में सबको आना चाहिए, विजिट करना चाहिए, ताकि हम अपने जो पाकिस्तान का जो कल्चर है उसको प्रमोट करें। तो आई एम एंजॉइंग टू मच, मतलब मैं काफ़ी देर से आई हुई और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। एक्चुअली ये इवेंट मिनीशा इवेंट प्लानर की तरफ से ऑर्गेनाइज़ हुआ था, जो कि आप देख सकते हैं बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज हुए। जो हमारा मेन मोटिव था वो ये था कि हमारी जो वुमेन एम्पावरमेंट को हम स्ट्रॉन्ग बनाएं, जिसमें डिफरेंट वेंडर्स, वुमेन वेंडर्स आई हैं अपने स्मॉल बिजनेस को लेके, ताकि वो इसको एक अच्छे मुकाम तक लेके जाएं। तो ये हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश थी कि हम उनको एक अपॉर्चुनिटी दें ताकि वो अपने बिजनेस को किसी मुकाम तक लेके जाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़िले हुमा है और मेरे ब्रांड का नाम है जिश ज्वेलरी। और मेरे पास ये रेयर स्टोन के ब्रेसलेट्स हैं, जैसे टाइगर स्टोन है, लावा स्टोन है, नीलम वगैरह ऐसे स्टोन्स मेरे पास ब्रेसलेट्स में मौजूद हैं। और इसके अलावा मेरे पास ऐसे स्टोन नेकलेस में भी मौजूद हैं। और इसके अलावा मैं फैब्रिक ज्वेलरी जो है वो हैंडमेड ज्वेलरी में बनाती हूँ, पल्स की ज्वेलरी, बीडेड ज्वेलरी और फैब्रिक ज्वेलरी, कुंदन वगैरह की। और मेरा ऑनलाइन पेज है जिश ज्वेलरी के नाम से, जिश_ज्वेलरी। और इसके अलावा मैं ऑनलाइन जो है वो बहुत अच्छी सर्विस दे रही हूँ कि फ्री डिलीवरी है। इसके अलावा अभी आपको मेरे स्टॉल पर ऑफर्स भी लगी हुई नज़र आ जाएंगी और ये ब्रेसलेट्स तो अवेलेबल हैं ही। शहरियों का कहना था कि इस तरह के इवेंट्स में नए डिजाइनर्स के मलबूसात, ज्वेलरी और दीगर अशिया की शॉपिंग में आसानी हो जाती है। कैमरामैन शाहीन के हमरा जुनेद अशरफ, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में ज़िला इंतज़ामिया ने मानसून बारिशों के पेश नज़र महकमों को अलर्ट कर दिया। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद और डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफे हैदर ने MCL और वासा को मानसून कैंप्स फाल रखने की हिदायत की है। इंतज़ामिया का कहना है कि नशेबी इलाकों से निकासी आपको जल्द मुकम्मल किया जाए। लाहौर में मानसून बारिशों के पेश नज़र क्या इकदाम किए गए हैं, जानते हैं अपने रिपोर्टर जुनेद अशरफ से। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर शहर की बात की जाए तो शहर लाहौर में जो है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तमाम महकमों को अलर्ट रहने की हदायत जारी की गई है। हमने देखा कि प्री मानसून बारिशों के हवाले से जो था तमाम इंतज़ामी अफसरान ने फील्ड में भी दौरे किए और तमाम वासा, MCL और दीगर महकमों को भी जो था इस वाले से कैंप्स फाल करने की भी खास तौर पर हदायत जारी की गई थी। अगर इस वाले से बात करें मौसम के हवाले से तो आइंदा कुछ रोज़ तक भी जो है मानसून बारिशें एक्सपेक्ट की जा रही हैं और साथ ही साथ लाहौर शहर में तेज़ मूसलाधार बारिशें भी एक्सपेक्ट की जा रही हैं। अगर जे आज के मौसम के हवाले से आपको बताता चलूँ तो आज दिन भर जो है वो बारिश और सूरज की आंख मचौली का सिलसिला भी जारी रहा है। ताहम अभी भी हम देख रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो अभी भी बारिशों के साथ साथ जो है बादलों का डेरा है। बारिशों की पेशगोई की गई है। इस वाले से अगर ज़िला इंतज़ामिया के काम के वाले से बात कर लीजिए और उन्होंने जो आगे महकमों को तफवीज़ ड्यूटियाँ की गई हैं उनके वाले से बात की जाए तो शहर लाहौर में MCL का महकमा है, MCL महकमे को जो है ड्यूटी तफवीज़ की गई है कि लाहौर के मुख्तलिफ टाउन्स में, जोन्स में अपने अपने कैंप्स को फाल किया जाए। और साथ ही साथ अगर बात की जाए वासा के हवाले से, जो निकासियात में अहम तरीन काम करता है, वासा के महकमे को भी ड्यूटी लगाई गई है कि शहर के मुख्तलिफ जोन्स में वासा कैंप्स फाल किए जाए। अगर शहरियों की जानिब से कोई शिकायत मसूल होती है तो निकासियात फौरी तौर पर की जाए। और तमाम महकमों को इस वक्त अलर्ट रहने की हदायत जारी की गई है, चाहे रेस्क्यू 1122 हो जाए, चाहे सिविल डिफेंस महकमा हो जाए, और दीगर महकमों को भी इस तरह अलर्ट रहने की हदायत जारी की गई है। और DC लाहौर राफिया का कहना है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो कैंप्स फाल किए जाए उसमें 24 घंटे जो है अमला फाल होना चाहिए, ताकि कहीं पे भी अगर बारिश होती है, रात के औकात में भी बारिश होती है तो निकासी आप ऑपरेशन को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। जी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबाई काबीना का 11वां इजलास तलब कर लिया। इजलास का 37 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में स्टेटस ऑफ वुमेन 2022-23 की सालाना पंजाब कमीशन की रिपोर्ट पेश की जाएगी।
पंजाब हुकूमत और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के माबैन MOU भी साइन किया जाएगा। सूबाई काबीना के इजलास में पंजाब एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1965 और पंजाब हेरिटेज फाउंडेशन एक्ट 2005 में तरामीम की तजावीज़ पेश की जाएंगी। 15 मिलियन यूरो की मालियत के ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट जो कि MW बैंक जर्मनी फंड करेगा की मंजूरी भी दी जाएगी। चेयरमैन ड्रग कंट्रोल रावलपिंडी और गुजरांवाला के लिए नामों की तजावीज़ भी पेश की जाएंगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ चौधरी शहबाज आराई से। जी शहबाज, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल कामरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का 11वां इजलास आज हो रहा है, जिसमें रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी ले ली जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में बिजली के 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सोलर देने की मंजूरी दे दी जाएगी। सूबाई काबीना के इजलास का 37 निकाती एजेंडा जो है वो भी पेश किया जाएगा। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के इख्तियारात को पंजाब भर में तोसी देने की मंजूरी भी ले ली जाएगी। पंजाब फाइनेंस एक्ट 1977 में तरमीम की मंजूरी का एजेंडा भी पेश किया जाएगा। पंजाब माइनिंग कंस्ट्रक्शन रूल्स में तरमीम की मंजूरी भी ले ली जाएगी। लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स में डायरेक्टरेट ऑफ मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन के कयाम की मंजूरी का एजेंडा भी पेश किया जाएगा। महकमा लिटरेसी के 659 मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल की तोसी की मंजूरी भी ले ली जाएगी। इसके साथ PHFMC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के दोबारा कयाम की मंजूरी का एजेंडा भी पेश किया जाएगा। चेयरमैन ड्रग कंट्रोल गुजरांवाला और रावलपिंडी की तैनाती का एजेंडा भी पेश किया जाएगा। पंजाब साफ पानी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तैनाती की मंजूरी का एजेंडा भी पेश किया जाएगा। और यहाँ मैं आपको ये अपने नाजरीन को ये भी बताते चलें कि जो सोलर से मुतालिक स्कीम लाई जा रही है, इससे 500 यूनिट तक के घरेलू सार्फिन को ये सहूलत फराम की जाएगी और इसमें से 10% सारिफ, जबकि बकाया जो 90% हुकूमत पे करेगी और ये 90% सारिफ से अगले 5 साल में किस्तवार वसूल किया जाएगा। यानी कि जो टोटल उसकी कॉस्ट होगी उसमें से जो सारिफ होगा, जो यूजर होगा वो 10% पे करेगा और जो बाकी 90% होगा वो एक बार जो है पंजाब हुकूमत पे करेगी। उसके बाद जो सारिफ है वो इसको आने वाले 5 सालों में माहाना जो किस्तवार है वो उस तरह इसको अदा करेगा। जी बहुत शुक्रिया चौधरी शहबाज, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। कराची में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर गुलाम मोहम्मद सफ़ी की क़यादत में शहीद बुरहान मुजफ्फर वानी के 8वें यौम शहादत पर रैली निकाली गई। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक रैली में पाकिस्तान के सियासी, मजहबी और समाजी जमातों के रहनुमाओं समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। रैली में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, आज़ाद कश्मीर शाख के रहनुमा एडवोकेट परवेज़ अहमद, एजाज रहमानी, राजा खादिम हुसैन और इम्तियाज़ बानी भी शामिल थे। रैली के शुरका ने कराची आर्ट्स काउंसिल से प्रेस क्लब तक मार्च भी किया। रैली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अमीन उल हक, जमात इस्लामी के परवेज़, राजा अजहर, मुफ्ती उस्मान, सलीम इलियास, अब्दुल रहमान, फ़लस्तीनी फाउंडेशन के डॉक्टर साबिर अबू, डॉक्टर मरियम, वज़ीर आज़ाद कश्मीर अमीर गफ़ार लून, पीपल्स पार्टी लॉयर्स फोरम के सदर काजी बशीर और दीगर शरीक हुए। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के भारतीय तसल्लुत से आज़ादी के नारे भी लगाए गए। रैली के शुरका ने बुरहान मुजफ्फर वानी की तस्वीर वाले बैनर्स उठा रखे थे। लाहौर में नमाज ज़ोहर का वक्त हुआ चाहता है, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। और नाजरीन, गाजी पनिया फीड 2 पर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से दर्जनों देहात के अवाम परेशान हैं। बिजली की बार बार ट्रिप होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक अशिया जल चुकी हैं। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से पानी की शदीद किल्लत है। अवाम का आला हुकाम से गैर एलानिया लोड शेडिंग और बार बार बिजली ट्रिप होने का नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद तहसील रिपोर्टर मोहम्मद अली मशवानी से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गदवालिया में। पनिया फीडर 2 पर गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से दर्जनों देहात के अवाम परेशान। बिजली के गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से पानी की शदीद किल्लत। गदवालिया, बासो, सरी, फेरा, पंडोरी, खेरोज के अवाम शदीद परेशान है गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से। गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से बच्चे, बूढ़े, बीमार भी परेशान है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से बार बार बिजली का ट्रिप होने की वजह से
कई इलेक्ट्रॉनिक एशिया जल चुके हैं। यहाँ के अवाम ने वाबड़ा के आला एकाम, वजीर आला और वजीर आजम से परजोर मुतालबा किया है कि गदवालिया, बासो, फेरा, पंडोरी, खेरोज, पनिया फीडर 2 पर गैर एलानिया लोड शेडिंग को खत्म किया जाए। जी रावलपिंडी थाना नसीराबाद की हदूद से लापता होने वाली 18 साल लड़की कायनात कराची में मौजूद होने का इंकशाफ हुआ है, जबकि दूसरी तरफ पुलिस लड़की को बाजियाब करवाने की बजाय मुलजिमान को बचाने में मसरूफ है। लड़की के वालिद की जानिब से कहा गया है कि लड़की का पहले से निकाह हुआ था, जबकि मुलजिमान ने गैर कानूनी तौर पर दूसरा निकाह किया। लड़की के वालिद ने मजीद क्या कहा, जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे नुमान चौधरी से। जी नुमान, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी थाना नसीराबाद की हदूद चाकरा के अंदर। हमारे साथ एक फैमिली मौजूद हैं जिनकी 14 साला बेटी रावलपिंडी से लापता हुई थी, जिस पर इन्होंने मुतलका थाना नसीराबाद में मुकदमा भी दर्ज करवाया था। इस वक्त इनकी बेटी कराची में मौजूद है, मगर पुलिस बाजियाब नहीं करवा पा रही और मुलजमान ने खुद को बचाने के लिए लड़की को गैर कानूनी तरीके से दूसरे निकाह के बंधन में भी बांध लिया। हमारे साथ लड़की के वालिद मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे कि ये क्या मामला था और पुलिस की जानिब से इनको क्या रिस्पांस मिल रहा है। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कमरदीन, चाकरा रोड रावलपिंडी का रहायशी हूँ। 12 मई 2024 को मेरी बेटी लापता हुई और उसी दिन हमने थाने में दरख्वास्त दी और दरख्वास्त से तफ्तीश आस्ता आस्ता आगे बढ़ी और पता चला कि बेटी मेरी कराची में है। और ये पुलिस वालों को क्लियर पता है कि मेरी बेटी किधर है, लेकिन वो बेटी मेरी को बाजियाब नहीं करवा रहे। और 12 मई से आज क्या तारीख है, तकरीबन 2 माह हो गए हैं और आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे 2 माह में अभी तफ्तीशी साहब ने क्या किया है और क्या कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो मेरी आला हुकाम से अपील है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम साहबा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर मुतल्लिका अदारों से मेरी अपील है, मेरी दादरसी की है। कोई भी नहीं सुन रहा, पुलिस चक्कर पे चक्कर दे आ रही है। आज आ जाए, कल आ जाए, कभी कहते हैं जी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान फैसला सुनाने से मुतालिक आपस में मुशावरत करेंगे। तमाम फ्रीकेन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया गया। अदालती अमले के मुताबिक मुख्तसर फैसला आज नहीं सुनाया जाएगा। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान फैसला सुनाने से मुतालिक आपस में मुशावरत करेंगे। तमाम फ्रीकेन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया गया है। अदालती अमले के मुताबिक मुख्तसर फैसला आज नहीं सुनाया जाएगा। अहम तरीन खबर से आगाह करते चलें, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान फैसला सुनाने से मुतालिक आपस में मुशावरत करेंगे। तमाम फ्रीकेन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया गया। अदालती अमले के मुताबिक मुख्तसर फैसला आज नहीं सुनाया जाएगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं कोहिनूर न्यूज़ के रिपोर्टर उमर गर्देजी से, जो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी उमर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस का जो फैसला था वो महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि फैसला सुनाने से मुतल्लिक अभी आपस में मुशावरत करेंगे। फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ कह नहीं सकते, जबकि अदालती अमले का कहना था कि आज जो मुख्तसर फैसला है वो नहीं सुनाया जा सकता। चीफ जस्टिस काजी फायद इसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक आज केस की समाअत की। जस्टिस सईद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस यहया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मदर, जस्टिस आयशा मलक, जस्टिस अतर मिनुल्ला, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर अफगान फुल कोर्ट का हिस्सा थे। जबकि
جو سماعت تھی اسے براہ راست بھی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ نشر کیا گیا تھا. دوران سماعت سنی اطاعت کونسل کے وکیل فیصل صدیقی روسٹر پر آئے. انہوں نے کہا کہ مختصر بات کروں گا, 15 منٹ میں جواب مکمل کروں گا. آرٹیکل 218 کے تحت کیا الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری شفاف طریقے سے ادا کی یا نہیں؟ ثابت کروں گا کہ الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری مکمل نہیں کی. موقف اپنایا گیا کہ سنی اطاعت کونسل نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا, مخصوص نشستوں کی لسٹ جمع نہیں کروائی. وکیل فیصل صدیقی نے مزید کہا کہ 2018 میں بلوچستان عوامی پارٹی نے کوئی سیٹ نہیں جیتی, لیکن 3 مخصوص نشستیں اس کو دی گئی. الیکشن کمیشن نے بلوچستان عوامی پارٹی سے متعلق بدنیتی پر مبنی جواب جمع کروایا. الیکشن کمیشن کے سامنے معاملہ سپریم کورٹ سے پہلے بھی لے جایا گیا تھا. الیکشن کمیشن نے اپنے ہی دستاویزات کی جو ہے وہ نفی کر رہا ہے. کیا یہ بے ایمانی نہیں ہے؟ جسٹس جمال بندوخیل نے کہا کہ بھول جائیں الیکشن کمیشن نے کیا کہا. کیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئین کے مطابق تھا؟ جس پر وکیل نے جواب دیا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ بلوچستان عوامی پارٹی کے متعلق قانون پر مبنی تھا. جسٹس اطہر من اللہ نے دریافت کیا کہ کیا الیکشن کمیشن کا بلوچستان عوامی پارٹی سے متعلق مخصوص نشستوں کا فیصلہ چیلنج کیا گیا تھا, جس پر وکیل فیصل صدیقی نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کہہ دیتا کہ غلطی ہو گئی. الیکشن کمیشن نے ایسا رویہ اختیار کیا جسے بلوچستان عوامی پارٹی سے متعلق فیصلے کا وجود ہی نہیں تھا. جسٹس عرفان سعادت نے استفسار کیا کہ کیا بلوچستان عوامی پارٹی نے خیبر پختونخوا انتخابات میں حصہ لیا, جس پر سنی اطاعت کونسل کے وکیل نے کہا کہ بلوچستان عوامی پارٹی نے خیبر پختونخوا جو انتخابات ہیں اس پہ حصہ لیا لیکن سیٹ نہیں جیتی. جی عمر یہ بتائیے گا کہ فیصلہ تو محفوظ کر لیا گیا ہے, لیکن وکلاء اور دیگر معاملات کا, بلکہ آپ کو بھی ججز کے ریمارکس اور وکلاء کے دلائل کو سنتے ہوئے کیا لگتا ہے, کیا سمجھتے ہیں, کس طرح کا فیصلہ متوقع ہے؟ جی اگر دیکھیں دلائل کی بات کی جائے تو دلائل دیکھتے ہوئے نظر یہی آ رہا ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کے حق میں جائے گا, کیونکہ جو اکثریت ہے ججز کی ان کے دلائل جو تھے اور وکلاء کی جو ٹیموں کا جو ان کے وکلاء کے دلائل تھے اور ججز کے جو ریمارکس تھے ان کو اگر ملا کے دیکھ لیا جائے تو فیصلہ سنی اتحاد کونسل کے حق میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ اس میں ماضی میں بہت سارے ایسے دلائل دیے گئے, ایسے ریمارکس بھی دیے گئے جس سے لگ رہا تھا کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ کہیں سے ناانصافی ہو چکی ہے. لیکن جہاں پہ اگر دو طرفہ بات کی جائے تو حکومتی وکلاء جو ہیں وہ پر امید ہے کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ دیگر سیاسی جماعتوں کو حکومتی جماعتوں کو دی جائیں گی, جبکہ تحریک انصاف کے وکلاء اور جو ان کے رہنما ہیں وہ اس چیز کے لیے پر امید ہیں کہ جو سنی اتحاد کونسل اور جو ججز کے ریمارکس تھے وکلاء نے جو دلائل دیے ہیں تمام دلائل بہترین انداز میں دیے, اور الیکشن کمیشن اس طریقے سے جواب اپنا جمع نہیں کروا سکتا, یا اس الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں اس طرح سے جواب نہیں دے سکے, جس سے لگ یہی رہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے حق میں ہی فیصلہ آئے گا. جبکہ آج جو ہے عدالتی فیصلہ یہ جو محفوظ کیا گیا یہ آج سنایا نہیں جائے گا, کیونکہ یہ عدالتی عملے نے یہ کہا ہے. بہت شکریہ عمر, آپ نے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا. اور ناظرین, پاکستان آرمی عوامی خدمت میں مصروف عمل ہے. بین الاقوامی سطح کی نامور نوجوان پاکستانی کوہ پیما سمینہ بیگ سکردو سے خصوصی پرواز کے ذریعے سی ایم ایچ راولپنڈی منتقل کر دی گئی ہیں. سی ایم ایچ راولپنڈی میں سمینہ بیگ کو انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں رکھا گیا ہے. سمینہ بیگ کو بین الاقوامی سطح کے کوہ پیما مشن کے دوران صحت کی خرابی کے باعث 7 جولائی کو پاکستان آرمی کی جانب سے ریسکیو کیا گیا. سی ایم ایچ راولپنڈی میں پاکستان آرمی کے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی ٹیم مستقل طور پر سمینہ بیگ کی نگہداشت اور علاج میں مصروف ہے. سمینہ بیگ کی حالت خطرے سے باہر ہے اور ان کی صحت بتدریج بحالی کی جانب گامزن ہے. سمینہ بیگ پاکستان کا قومی اثاثہ ہے اور پاکستان آرمی مستقبل میں بھی عوام اور اپنے ہیروز کی خدمت کے لیے پرعزم ہے. کھیلوں کی دنیا سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سنوکر چیمپئن شپ میں پاکستان رینجرز پنجاب کے احسن رمضان نے عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کر دیا. پاکستان رینجرز پنجاب کے مایہ ناز سنوکر کھلاڑی سپاہی احسن رمضان ایشین سنوکر چیمپئن شپ میں شرکت کے بعد وطن واپس پہنچ گئے. احسن رمضان نے چیمپئن شپ میں چاندی کا تمغہ اپنے نام کیا. چیمپئن شپ 28 جون تا 30 جولائی تک سعودی عرب میں منعقد ہوئی. چیمپئن شپ میں تمام ایشین ممالک سے کھلاڑیوں نے شرکت کی. ڈائریکٹر جنرل پاکستان رینجرز پنجاب عاطف بن اکرم نے شاندار کارکردگی پر احسن رمضان کو مبارکباد دی. احسن رمضان کو دنیا کے کم عمر ترین عالمی سنوکر چیمپئن ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے. اس کے علاوہ احسن رمضان ایشین انڈر 21 سنوکر چیمپئن شپ ایران میں سونے کا تمغہ, ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ قطر میں سونے کا تمغہ اور ورلڈ 2 بال سنوکر چیمپئن شپ قطر میں چاندی کا تمغہ جیت چکے ہیں.
میرا نام ہے احسن رمضان اور میں دنیا کا کم عمر ترین ورلڈ چیمپئن ہوں، اور ابھی میں سعودیہ گیا تھا ایشین سنوکر چیمپئن شپ کھیلنے، جس میں کافی اچھی ٹیمیں تھیں، انڈیا، ایران اور جیسے کہ تھائی لینڈ، ہانگ کانگ، ایسے دیگر ممالک کی ایشیا کی ٹیمیں تھیں، تو کافی ٹف ٹورنامنٹ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے اس ٹورنامنٹ کا میں ڈیفینڈنگ چیمپئن بھی تھا، اور اس ٹورنامنٹ میں نے سلور میڈل حاصل کیا۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کہ نیوز، کیونکہ ہم ہیں آزاد بھی اور ذمہ دار بھی۔